नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का रेवाडे के इस ऑनलाइन चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो इसमें हमने समझा था कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने आगे पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्या क्या है डेवलपमेंट के। तो कुछ प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए थे, जैसे कि द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। इसके बाद हमने डिस्कस किया था द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसके बाद हमने डिस्कस किया था द प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी, द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, वंशानुक्रम व वातावरण का सिद्धांत। इसके बाद हमने डिस्कस किया था बेटा द प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, चक्रीय प्रगति का सिद्धांत। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। जिस साथी ने क्लास अटेंड ना की हो तो एक बार पीछे जाके आप इसके बारे में देख सकते हैं लास्ट वीडियो में। तो आज हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। बेटा ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो बच्चा होता है ना, उसका पहले सामान्य डेवलपमेंट होता है और बाद में वह धीरे धीरे विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे कि कोई भी बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो जन्म के समय प्रत्येक लेडी को अपनी मां समझता है। जैसे हमने यहाँ पर बेटा कुछ सिंबल्स बनाए कि ये ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, ये डी पर्सन। अब इस बच्चे से कहो कि बेटा आपके मदर कौन सी है, तो इन मदर्स में ये डिफरेंस नहीं कर पाता कि इसकी मदर कौन सी है। इसको सभी एक जैसे लगते हैं, यानी सामान्य बातें हैं। लेकिन कुछ समय बाद आप इसे कहो कि आपके मदर कौन सी है, तो जो इसकी मदर है उसका ये चुनाव कर लेता है। मान लीजिए बी इसकी मदर है, तो ये इसके बाद बी का चुनाव कर सकता है। यानी जो बातें पहले इसे सामान्य नजर आ रही थी, बाद में इन सब में ये अंतर करने लगता है। या मैं कह सकता हूं बड़ी सामान्य, बेटा आपने देखा होगा छोटा जो बच्चा होता है घर में, आपने लाइव देखा होगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आप बच्चे को कोई चीज दो तो बच्चा, आपने नोटिस किया हो तो उस चीज को ऐसे पकड़ने का प्रयास करता है, उस हाथ को ना यूं घुमाता है। आपने ऐसे इसके पास कोई चीज पकड़ाई बच्चे को, तो चाहे तो बच्चा इसको यूं भी पकड़ सकता है, लेकिन वो यूं नहीं पकड़ता। क्यों? क्योंकि उसका डेवलपमेंट बेटा उंगलियों का हुआ ही नहीं होता। पहले बच्चा हाथ चलाना सीखता है, उसके बाद उंगलियां। यानी पहले बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, बाद में इसके पार्ट का। तो आप कहोगे सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। परिमार्जिता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी, परिमार्जिता का सिद्धांत। बेटा ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि विकास को सुधारा जा सकता है, विकास को सुधारा जा सकता है, इसे बदला या रोका नहीं जा सकता। बेटा विकास को आप सुधार सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई बच्चा चोरी कर रहा है तो आप कहो कि ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, दूसरे बच्चे से इसको इंटेलिजेंस से चेंज कर दो। भाई कोई बच्चा डॉक्टर है, कोई बच्चा टीचर है, तो आप ये नहीं कह सकते आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर दो। आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। मान लीजिए आपने कोई बाइक परचेज कर ली, बाइक है स्प्लेंडर, तो आप बेटा इस स्प्लेंडर के अंदर अपने जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसके
टायर बदलवा सकते हो, या इसके लुक में कुछ और आप बदलाव कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि स्प्लेंडर है तो ये बुलेट बन गया। यानी आप इसे बदल नहीं सकते, आप डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते, लेकिन आप विकास में सुधार कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पैटर्न, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पैटर्न, यानी हम कहेंगे बेटा सार्वभौमिकता का सिद्धांत, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भाई सार्वभौमिकता का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे का विकास बच्चे की तरह ही होता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। विकास के ऊपर बेटा किसी भी प्रकार के जेंडर का इफेक्ट नहीं पड़ता कि गर्ल्स है तो ज्यादा जल्दी होगा, बॉयज है तो लेट होगा, या आप पर्टिकुलर किसी अलग धर्म या अलग जाति से संबंध रखते हो तो कोई अंतर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप कहोगे बच्चे का विकास बच्चे की तरह ही होता है, इस पर किसी भी जाति, धर्म या लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, संचय एवं पुनरावर्ती विकास का सिद्धांत, संचय एवं पुनरावर्ती विकास का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव एंड रिकैपिचुलेटरी। बेटा ये विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास एक समय के बाद थोड़ा धीरे होकर पुनः पैदा होने वाली प्रोसेस है, कि विकास कभी रुकता तो है नहीं, ये घटता बढ़ता रहता है। यानी एक समय पर हो सकता है कम हो जाए और एक समय पर ज्यादा हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, जैसे कोई बच्चा है, बच्चा, अब ये छोटा बच्चा जब ये शैशव अवस्था में होता है, इन्फेंट्सी स्टेज, शैशव अवस्था में जब कोई बच्चा होता है तो बेटा ये खुद से बहुत प्रेम करता है, खुद से बहुत प्रेम, यानी स्वप्रेम होता है बच्चे का, खुद से प्रेम होता है। लेकिन जब ये बच्चा शैशव अवस्था से बाल्य अवस्था की तरफ बढ़ता है तो बेटा इसका खुद का ये प्रेम कम होने लग जाता है, बच्चे का खुद से जो प्रेम है वो थोड़ा कम होने लग जाता है। बट जब बच्चा जैसा ही एडोलसेंस की तरफ जाता है, किशोरा अवस्था में जाता है, तो बेटा इसका खुद से प्रेम फिर जागृत हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं जो छोटा बच्चा होता है अपने आप से बहुत प्रेम करता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जब वो चाइल्डहुड स्टेज की तरफ जाता है तो उसका खुद से प्रेम थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन बेटा एक समय के बाद दोबारा हम ऐसा देखते हैं कि वही बच्चा अपने आप से फिर प्रेम करने लगता है, और वो स्टेज कौन सी है? एडोलसेंस, है ना, एडोलसेंस। आपने देखा होगा बेटा जब बच्चा 12 से 18 की आयु में होता है तो खुद से उसको दोबारा से बड़ा लगाव सा हो जाता है, अपने आप को यूनिक दिखाने का प्रयास करता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, है ना, यानी अपने आप को एक वीर पूजा की भावना उसमें होती है, हीरो वर्शिप, कि मैं ही सबका हीरो लगूं, मैं ही अपने आप में सबको यूनिक दिखाऊं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा निश्चित एवं पूर्व कथनीय दिशा का सिद्धांत, निश्चित एवं पूर्व कथनीय दिशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत। बेटा इसी को हम दूसरा नाम से कह सकते हैं कि भविष्यवाणी का सिद्धांत, भविष्यवाणी का सिद्धांत। बेटा विकास के ना प्रेडिक्शन कर सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो। अक्सर पेपर में प्रश्न पूछा जाता है क्या विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो बच्चे याद रखें विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये किस आधार पर हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की एक फिक्स डायरेक्शन होती है, डेवलपमेंट की एक फिक्स डायरेक्शन होती है कि डेवलपमेंट हमेशा ऊपर से
नीचे की ओर होता है, और दूसरी बेटा डायरेक्शन फिक्स होती है कि डेवलपमेंट हमेशा इनसाइड टू आउटसाइड होता है, अंदर से बाहर की तरफ होता है। तो निश्चित एवं पूर्व कथनीय दिशा का सिद्धांत क्या कहता है कि बेटा विकास की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, और भविष्यवाणी के इसमें दो सिद्धांत है। पहला हम पढ़ते हैं मस्तकोद्मुखी दिशा का सिद्धांत, मस्तकोद्मुखी दिशा का सिद्धांत, और बेटा दूसरा हम पढ़ते हैं निकट से दूर का सिद्धांत, निकट से दूर का सिद्धांत। देखो, जो मस्तकोद्मुखी दिशा का जो सिद्धांत है, मस्तकोद्मुखी दिशा का सिद्धांत, इसको हम पढ़ते हैं बेटा सेफालोकार्डल, सेफालोकार्डल, सेफालोकार्डल। और जो निकट से दूर का सिद्धांत है, इसको हम पढ़ते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सिमोडिस्टल। अब बेटा यहां से ना पेपर में बार बार क्वेश्चन बनता है, और लास्ट टाइम तो एचटेट जो हुआ था उसमें बेटा हिंदी में मस्तकोद्मुखी नहीं दिया था, इस सेफालोकार्डल को ही हिंदी में ऐसे लिख दिया था सेफालोकार्डल। तो आप कोशिश करें जितनी भी टर्म्स है साइकोलॉजी की, आप इसको इंग्लिश में जरूर ध्यान रखें, है ना। तो मस्तकोद्मुखी दिशा का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे का जो विकास होता है ना मस्तिष्क से पैर की ओर, यानी हम कहेंगे बेटा सिर से पैर की ओर होता है। अर्थात पहले बेटा बच्चे का सर का डेवलपमेंट होगा, देन उसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाओ। बिल्कुल प्रैक्टिकल से एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में कोई छोटा बेबी होगा, आपने देखा होगा जब भी हम उसे गोद उठाते हैं तो कैसे उठाते हैं भाई, उसको हम यूं गोद में ले लेते हैं और उसके सर पर हम हाथ रखते हैं, उसके गर्दन के पास भी हम उसके एक हाथ रखते हैं। क्या कारण है? क्योंकि बेटा हमें पता है अभी उसका डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है, बैलेंस इतना नहीं बना सकता है बच्चा सर पे कि हम हाथ हटा ले और वो गिरे ना। यानी हमें डर रहता है कि कहीं गर्दन बच्चे की इधर साइड में गिर ना जाए, इससे झटका लग जाए, इसको चोट लग जाए। लेकिन कुछ समय पश्चात आपने नोटिस किया होगा, जैसे जैसे बच्चा थोड़ा आगे बढ़ता है हम उसके गर्दन से हाथ हटाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उसका जो यहाँ से डेवलपमेंट होता है ना वो होना स्टार्ट हो चुका होता है। फिर बच्चा अपने गर्दन पर कंट्रोल कर लेता है और ऐसे ऐसे भी गर्दन को घुमा सकता है, लेकिन वो गर्दन नीचे गिरती नहीं है। उसके कुछ समय पश्चात आप देखना, यदि हम बच्चे को बेटा ऐसे खाट पे बैठा दे तो बच्चा ही उड़ जाता है, गिर जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा उसका यहाँ धड़ के पास से ना डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ होता कि वो इस पर कंट्रोल कर सके। लेकिन कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि बच्चे को आप बैठा दो, बच्चा बैठ जाता है, नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि उसका यहां से डेवलपमेंट हो चुका होता है, तो वो बैलेंस बनाना स्टार्ट कर चुका होता है यहाँ पर। और ऐसे ही एक समय ऐसा भी आता है जब बच्चा चलने भी लग जाता है, इट मीन्स उसका पैरों का भी डेवलपमेंट हो चुका है। तो बेटा बड़ी सामान्य बात है, हम कहेंगे कि बच्चे का डेवलपमेंट सर से स्टार्ट होता है और सर की दिशा से ये पैर की तरफ चलता है। सेकंड वन प्रोक्सिमोडिस्टल। बेटा ये क्या कहता है कि जो बच्चे का विकास होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ चलता है, इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर, या हम कहें निकट से दूर का सिद्धांत। कहने का मतलब ये है जो हार्ट होता है ना बेटा, हार्ट, हृदय के नजदीक वाले अंग पहले डेवलप होते हैं, दूर वाले बाद में। यानी कि बच्चा पहले हाथ हिलाना सीखता है, बाद में उंगलियां। जब बच्चे का बेटा डेवलपमेंट होता है ना तो हृदय के नजदीक, यानी आप कहोगे शोल्डर, उसके बाद आप इधर आ जाओ बेटा एल्बो, फिर इधर आ जाओ आप कहोगे उंगलियां। ठीक है, तो पहले बच्चा पूरा कंप्लीट हाथ हिलाना सीखता है, उसके बाद उंगलियां, यानी आप कहोगे केंद्र से बाहर का सिद्धांत। ठीक है, चलो आपने पढ़ा था सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, कुछ देर पहले पढ़ा था सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो बेटा सामान्य से विशिष्ट भी तो यही कहता है कि पहले बच्चे का सामान्य डेवलपमेंट होता है, यानी कंप्लीट चीज होती है, उसके बाद उसके पार्ट, यानी बाद में वो विशिष्ट चीजें सीखता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम था, इसको आप जरूर याद रखें कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। और भविष्यवाणी की दिशा के दो सिद्धांत है, सेफालोकार्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
और पढ़ते हैं विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बेटा यदि हम मुख्य रूप से स्टेज की बात करें डेवलपमेंट की, तो मेनली विकास की 4 ही अवस्था होती है। कौन कौन सी 4 अवस्था है? शैशवावस्था, शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, दूसरा होता है बाल्यावस्था जिसे हम कहते हैं चाइल्डहुड स्टेज। बेटा तीसरा होता है किशोरावस्था, किशोरावस्था, एडोलसेंस, और फोर्थ जो होता है फोर्थ वो होता है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था जिसे हम कहते हैं ओल्ड स्टेज। तो कुल मिला के मेन अगर हम बात करें तो 4 ही स्टेज होती है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस और ओल्ड स्टेज यानी वृद्धावस्था। अगर हम इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो बेटा 0 से 6 साल शैशवावस्था, 6 साल से 12 साल चाइल्डहुड, एडोलसेंस हो जाएगा 12 to 18, और बेटा 18 to टिल डेथ, 18 से मृत्यु तक ये आपका हो जाएगा वृद्धावस्था। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जो इनकी विशेषताएं पूछी जाती है, यहां से हम क्वेश्चन को बेटा अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। तो ये तो मेनली हमने जो डिस्कस की कि विकास की मेन जो अवस्था होती है मुख्य रूप से वो 4 होती है, लेकिन इसके अलावा हमने थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को, ताकि हम एग्जाम के क्वेश्चन को क्रैक कर सके। तो हम स्टार्ट करते हैं, दोबारा से बेटा समझते हैं विकास की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। तो यहां हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेटा प्रीनेटल स्टेज, जन्म पूर्व अवस्था। प्रीनेटल स्टेज, जन्म पूर्व अवस्था। अब देखो बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया है, इसका मतलब गर्भ के दौरान की स्टेज है, तो बेटा इसका हम लगभग टाइम पीरियड मानते हैं 9 से 10 महीने, यानी ये जन्म से पहले की बात है, या इसको आप कह सकते हो 40 वीक्स, 40 सप्ताह। अब बेटा इसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे हम कि अब बच्चे का जन्म हो चुका है और हम कहेंगे अब शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, और इसका हम टाइम पीरियड पढ़ेंगे 0 से 2 वर्ष। थर्ड हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज, और इसका हम टाइम पीरियड पढ़ेंगे 2 से 12 वर्ष। इसके बाद फोर्थ जो स्टेज है उसे हम पढ़ेंगे किशोरावस्था, किशोरावस्था, एडोलसेंस, इसका जो टाइम पीरियड है 12 से 18 वर्ष। इसके बाद बेटा 5वीं स्टेज हम पढ़ते हैं युवा अवस्था, युवावस्था, यूथ स्टेज, 18 to 35, 18 से 35 वर्ष। बेटा इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, मैच्योर स्टेज, 35 to 65, एंड लास्ट वन हम पढ़ते हैं वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, ओल्ड स्टेज, 65 to टिल डेथ। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जो विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम इजीली क्रैक कर पाएंगे जब हम इस प्रकार पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, यदि क्वेश्चन अगर बन जाए कि जनरली विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, साधारणतः विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, तो बेटा फिर हम 4 ही काउंट करते हैं, ठीक है। हाँ, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलसेंस एंड ओल्ड स्टेज। यहां पर बात की बेटा हमने जन्म अवस्था, जन्म से पहले की अवस्था, जन्म पूर्व अवस्था, तो ये 9 से 10 महीने। शैशवावस्था का यहाँ पर टाइम पीरियड देखो ध्यान से, हमने लिखा है बेटा 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। अब देखो चाइल्डहुड है 2 से 12 वर्ष, तो बेटा इस चाइल्डहुड के हम 2 पार्ट कर देते हैं।
चाइल्डहुड के हम दो पार्ट कर देते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, और बेटा दूसरा हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो अर्ली चाइल्डहुड हम इसे मानते बेटा एज 2 से 6 वर्ष, ठीक है। तो इन सब अवस्थाओं को हमने याद रखना है, इसका हमें टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि बेटा क्या होती है अवस्था, क्या होती है बाल्यावस्था। अब देखो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये जो 3 स्टेज है ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में जब बच्चा जाता है तो बेटा लगभग 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है, 6 ईयर का बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है, और हमने इन्हीं बच्चों पर अध्ययन करना है, इन्हीं बच्चों को हमने समझना है बेटा। और जब बच्चा 6 साल का फर्स्ट क्लास में है और 12th क्लास के अंदर बच्चा स्कूल से पास आउट हो जाता है, तो यानी कि हमने बच्चे के साथ डील करना है बेटा यहाँ 18 वर्ष तक। इसके बाद ये अवस्था, ये अवस्था, ये अवस्था हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहीं से बेटा शैशव अवस्था से। क्यों? क्योंकि ये तो प्रीनेटल स्टेज है, ये तो उस दौरान की अवस्था है जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में पल रहा होता है। तो एग्जाम में बेटा यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शैशव अवस्था। शैशव अवस्था, देखो शैशव अवस्था, अब बेटा ये व में क्या है ए, और यहाँ क्या है ए। अरे जो व वर्ण है वह अगर मैं यहां से निकाल दूं ए, और ये क्या है ए, तो ए और ए मिला के आई बनाता है, तो दोनों को हम मिला के क्या लिख देते हैं शैशवावस्था। तो ये अलग नहीं है, शैशवावस्था और शैशवावस्था ये दोनों एक ही है बेटा, लेकिन जब इन दोनों हम शब्दों को मिला दे और इकट्ठा लिखे तो क्या बोलते हैं शैशवावस्था। अब देखो जब भी हमने साइकोलॉजी पढ़नी है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल से चीज है, इसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं होती, हर चीज एग्जाम्पल के रूप में हम रियल लाइफ में देखते हैं। तो इसको समझना है बेटा हमने आयु से। आयु क्या है 0 से 2 वर्ष, आयु है 0 से 2 वर्ष। अब बेटा शैशव अवस्था है 0 से 2 वर्ष की आयु है। अब आप सामान्य सी बात है मुझे बताओ, जब बच्चे का जन्म हुआ तो हार्डली 1-1.25 साल तक तो बच्चा बोल भी नहीं पाता ना, वो अच्छे से चल फिर सकता है ना। तो हम कहेंगे सर इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा अपने मन की भावनाओं को प्रकट कैसे करेगा। भाई बच्चा बोल नहीं सकता तो फिर कैसे अपनी बातों को बताएगा। तो हम कहेंगे सर वो सेंसेस के माध्यम से बताता है, इंद्रियों के माध्यम से, संवेदनाओं के माध्यम से। तो हम कहेंगे सर जो शैशव अवस्था है ये ऐसी स्टेज है जहां पर बच्चा अपने मन की भावनाओं को प्रकट संवेदनाओं के माध्यम से करता है, सेंसेस के माध्यम से करता है। अब छोटे बच्चे के अंदर बेटा आपने एक गुण देखा होगा, अनुकरण की प्रवृत्ति। क्या होता है सर ये अनुकरण? किसी भी एक चीज को रिपीट करना, किसी भी एक चीज को बार बार दोहराना, नकल करना, ये क्या कहलाता है इमिटेशन, अनुकरण। और ऐसी प्रवृत्ति खासतौर पर छोटे बच्चे के अंदर ही देखने को मिलती है। तो हम कहेंगे सर शैशव अवस्था के अंदर द इंपॉर्टेंट विशेषता क्या बन जाती है कि दोहराने की प्रवृत्ति या अनुकरण की प्रवृत्ति, इमिटेशन कहते हैं बेटा इसे, इमिटेशन, दोहराने की प्रवृत्ति। अब इस अवस्था में बच्चा ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, तो बेटा वो क्या है लेटा रहेगा, हाथ पैर मारता रहेगा। तो हम कहेंगे सर शारीरिक क्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती है, शारीरिक क्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती है, यानी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत होती है। आप कहोगे सर बच्चे के अंदर अपनी सुख दुख की भावनाओं को प्रकट संवेदनाओं के माध्यम से करेगा, बच्चे के अंदर दोहराने की प्रवृत्ति यानी अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, बच्चे के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है,
चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था तो बेटा इसका टाइम पीरियड है 2 से 12 वर्ष। अब यहां क्वेश्चन बढ़ना ही बढ़ना है बेटा। बाल्यावस्था को हम 2 चीजों में तोड़ देते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो टाइम पीरियड 2 to 6 और यहां हो जाएगा 6 to 12। अब देखो बेटा समझे, यहां कह रहा है 2 से 6 साल, 2 से 6 साल। अब बच्चा 2 साल से ऊपर जा चुका है, तो जब बच्चा 2 साल से ऊपर जा चुका है तो इसका मतलब बच्चा चलने भी लग गया होगा, बच्चा बोलने भी लग गया होगा। और जब बच्चा बेटा बोलने लगता है तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। बच्चा अपने पापा से कहेगा कि पापा बताओ मम्मी जी कहाँ गए हैं। अब उसके फादर ने कहा बेटा मम्मी तो स्कूल में गए हैं। क्या करने गए हैं बेटा? वो पढ़ाते हैं। अच्छा हम कब पढ़ाएंगे? आप क्यों नहीं पढ़ाते हो? यानी उसके क्वेश्चंस इतने ज्यादा होते हैं, कभी कभी तो हम उसका रिप्लाई भी नहीं कर पाते। आपने सोचा है कि ऐसा बच्चा क्यों करता है? ऐसा बच्चा इसलिए करता है क्योंकि बेटा उसके अंदर ना जानने की इच्छा है, जानने की इच्छा। तो यहीं से हम कह सकते हैं बेटा क्या कि पूर्व बाल्यावस्था के अंदर सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था, या हम कह देंगे जानने की इच्छा। जानने की इच्छा कोई कहते हैं बेटा जिज्ञासु होना, लर्निंग क्यूरियोसिटी। ठीक है। इसके बाद सर आप कहोगे क्वेश्चनर स्टेज, पर्सन करने की अवस्था। पर्सन करने की अवस्था क्यों? क्योंकि यहीं पर तो बच्चा बोलने लगा है, बोलने लगा है तो उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे ही होंगे। तो हम कहेंगे सर पर्सन करने की स्टेज अर्ली चाइल्डहुड, जानने की इच्छा रखने की अवस्था अर्ली चाइल्डहुड। अब बेटा यहां पर जब वो पर्सन कर रहा है तो उससे कुछ ना कुछ रिप्लाई भी मिलता होगा, तो हम कहेंगे खोज की अवस्था। खोज की अवस्था डिस्कवरी स्टेज। खोज की अवस्था डिस्कवरी स्टेज। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भाई बच्चा खिलौने कब मांगता है? सोचो आप, बच्चा खिलौने कब मांगता है? क्या आपको लगता है कि बच्चा शैशव अवस्था में खिलौने मांगता है? शैशव अवस्था का टाइम पीरियड क्या है? शैशव अवस्था सर ये तो 0 से 2 साल की अवस्था है, और बेटा 0 से 2 साल में लगभग 1.5 साल तक तो बच्चा बोल भी नहीं पाता, वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलता, अपने घर में ही रहता है। उस दौरान बच्चे के माँ बाप उसे तो कुछ भी दे देते हैं, जैसे अगर उसकी माँ खाना बना रही है तो खाना बनाते बनाते कटोरी दे दी, उसी से खेलने लग जाएगा, चम्मच दे दी उसी से खेलने लग जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर तो वो डिमांड नहीं कर रहा है खिलौने की, खिलौनों की डिमांड करता है बेटा वो 2 साल के बाद। तो आप कहोगे सर टॉयज स्टेज जो है ना, खिलौनों की अवस्था, वो भी क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था। तो खिलौनों की अवस्था कौन सी हो जाएगी? पूर्व बाल्यावस्था। बेटा इस अवस्था में ना बच्चे के अंदर अहम की भावना होती है, अहम की भावना। ईगोसेंट्रिज्म, क्या समझते हो आप ईगोसेंट्रिज्म से? ईगोसेंट्रिज्म बेटा अहम क्या कहता है कि जैसा मैं सोचता हूं पूरी दुनिया वैसा ही सोचती है, यानी मेरे करने से ही सब कुछ हो रहा है, अगर मैं नहीं करूंगा तो होगा भी नहीं, जैसा मैं करता हूं वैसा ही होता है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चा ऐसे घर से बाहर निकलता है और आसमान में ऐसे ऊपर देखेगा और ऊपर देखते देखते ऐसे चलेगा कि मैं चलता हूं तो सूरज मेरे पीछे पीछे चल रहा है, फिर वो रुक जाएगा, बड़ा प्रैक्टिकल है ना, और रुक जाएगा फिर ऊपर देखेगा, अब मैं रुक गया हूं तो सूरज रुक गया है, और फिर चलेगा और फिर कहेगा मैं चल रहा हूं तो सूरज मेरे पीछे पीछे चल रहा है। यानी हर चीज को अपने अकॉर्डिंग समझना क्या कहलाता है? ईगोसेंट्रिज्म, अहम की भावना। तो आप कहोगे सर पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर अहम की भावना भी देखने को मिलती है। यहीं पर बेटा
रियलिज्म होता है बच्चे में यथार्थवाद की भावना, रियलिज्म यथार्थवाद की भावना। यथार्थवाद होता है बेटा चाहे सपने हो या कल्पना, ड्रीम्स हो या इमेजिनेशन, इनको सच मानने लगता है। सपने को कल्पना को क्या मानने लगता है, सच मानने लगता है, इसे हम कहते हैं रियलिज्म। भाई रात को अगर बच्चे को सपना आ गया कि मम्मी मिठाई लेके आई थी और छोटे वाले भाई को खिला दी, मेरे को नहीं दी, तो जैसे ही सुबह वो बच्चा उठेगा, उठते ही अपनी माँ से कहेगा कि माँ ये तो आपने अच्छा नहीं किया, आपने छोटे वाले भाई को मिठाई खिला दी और मुझे नहीं खिलाई। अब उसकी माँ को पता ही नहीं कि क्या बोल रहा है, क्योंकि उस बच्चे ने तो सपना देखा था। उसकी माँ कहेगी नहीं बेटा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चा मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है बेटा कि उसने सपना देखा है और रियल बात सपनों से अलग होती है। अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपके पड़ोस का कोई बच्चा है, मान लीजिए वो कोई बाहर खेल रहा है गली में या कहीं पार्क में खेल रहा है। आप उस बच्चे के पास जाओ और उसको जाके कह दे कि भाई तू तो यहाँ खेल रहा है और तेरी मम्मी तो मामा गई। देसी कहावत है ना कि तेरी मम्मी मामा के गई, आप ऐसी देसी भाषा में बोल सकते हो, क्षेत्रवादी भाषा में। तो वो बच्चा आपने देखा होगा वहीं पर रोने लग जाता है। उसको लगता है कि सामने वाला बिल्कुल सच कह रहा है, यानी उसके अंदर कल्पना शक्ति और रियल में डिफरेंस करने की क्षमता नहीं होती। तो वो कल्पना और सपनों को क्या मानता है, वो सच मानता है। इस चीज को बेटा कहते हैं रियलिज्म, और रियलिज्म की भावना बच्चे के अंदर अर्ली चाइल्डहुड पर देखने को मिलती है। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। जो पूर्व बाल्यावस्था है इसकी आयु 2 से 6 साल है। अब बड़ी सामान्य बात है बेटा, 6 साल का बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है। कितने साल का? 6 साल का। तो आप कहोगे सर जो प्री स्कूल स्टेज है, स्कूल पूर्व अवस्था, स्कूल पूर्व अवस्था, प्री स्कूल स्टेज भी क्या कहलाएगी? पूर्व बाल्य अवस्था कहलाएगी। इसके अलावा बेटा हम इस अवस्था को गिरोह पूर्व अवस्था भी कहते हैं। गिरोह पूर्व अवस्था, प्री गैंग स्टेज। बेटा गैंग का मतलब होता है कि एक तरीके से बच्चों का समूह बन जाना, लेकिन जो 2 से 6 साल तक का बच्चा होता है उसके हार्डली आपने देखा होगा 1 से 2 दोस्त होते हैं, और वो यार दोस्त भी ऐसे होंगे जो हो सकता है उसके हम उम्र ना भी हो। किसी पड़ोस में किसी चाचा ताऊ को अपना फ्रेंड बना लिया, या किसी दादी को ताई को अपना फ्रेंड बना लिया, है ना। तो वहां पर क्या है कि दोस्तों की संख्या उसकी ना के बराबर होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा स्कूल में जाता है वहां पर तो बेटा उसके साथी बहुत उसको मिल जाएंगे, यानी जब स्कूल में बच्चा जाने लग जाएगा तो वहां पर तो उस बच्चे की आयु के और भी साथी उसको मिल जाते हैं, तो वहां पर बच्चे की गैंग बन जाती है। लेकिन 6 साल तक बच्चे की कोई गैंग नहीं होती, तो हम कहेंगे प्री गैंग स्टेज, यानी हम कहेंगे बेटा जन्म गिरोह पूर्व अवस्था या समूह पूर्व अवस्था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, तो बेटा उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल है, और बड़ी सामान्य बात है कि यहाँ पर बच्चा स्कूल में प्रवेश कर लेता है। तो आप कहोगे सर स्कूल अवस्था यानी विद्यालय की स्टेज, और यहीं पर बच्चों के क्या है बेटा दोस्त बहुत की संख्या में बन जाते हैं, काफी संख्या में दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास में जितने भी स्टूडेंट होते हैं सारे के सारे 6 साल के ही होते हैं। क्योंकि बेटा आरटी क्या कहता है, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट, कि बच्चे को दाखिला जो देना है स्कूल में उसकी आयु के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है ना। यानी 6 साल का बच्चा है तो फर्स्ट क्लास में ही प्रवेश लेगा। यदि 7 साल का बच्चा है और आज से पहले कभी विद्यालय नहीं गया और फर्स्ट टाइम यदि वो विद्यालय जा रहा है तो बेटा उसको उसकी आयु के अनुसार ही कक्षा में बैठाया जाएगा। यानी 7 साल का बच्चा दूसरी क्लास में बैठेगा, फर्स्ट क्लास में नहीं, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे होंगे सारे के सारे समान आयु के बच्चे होंगे,
और समान आयु के बच्चे होंगे तो बेटा वहां पर उनके दोस्तों की संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए हम कहेंगे उत्तर जो बाल्यावस्था है इसी का दूसरा नाम है गिरह अवस्था। ठीक है भाई, चलो यहाँ पर बच्चा चिंतन भी करने लग जाता है, बच्चा यहाँ पर चिंतन करने लग जाता है। और चिंतन बेटा मूर्त चिंतन करता है, किसी भी चीज को देख करके चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन करने की क्षमता यहाँ पर बच्चे के अंदर नहीं होती। मूर्त चिंतन यानी जैसे बेटा मैं बच्चे को कहूं कि 3 गर्ल्स है ए बी सी और इन तीनों ही गर्ल्स को बच्चे के सामने खड़ा कर दो और आप बच्चे से पूछ सकते हो कि सबसे लंबी हाइट की गर्ल कौन सी है, सबसे छोटी, तो बच्चा बता देता है। लेकिन आप बच्चे को ये कहो कि बेटा 3 गर्ल्स है ए बी से लंबी है, बी सी से लंबी है, तो बताइए सबसे लंबी कौन है। इतनी समझ शक्ति बच्चे में डेवलप नहीं होती कि वो वहां पर भी चिंतन कर सके। तो इस अवस्था में बच्चा चिंतन करने लग जाता है, लेकिन चिंतन कैसा होगा बेटा, मूर्त चिंतन होता है, मूर्त चिंतन। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो बाल्यावस्था हमने डिस्कस कर ली, बाल्यावस्था, ठीक है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट जो स्टेज है वो क्या आने वाली है, किशोरावस्था, एडोलसेंस। लेकिन बेटा एक शॉर्ट पीरियड का एक टाइम होता है, उस टाइम का हम नाम रखते हैं प्यूबर्टी स्टेज, वैसंधि काल। ध्यान से समझना बात को, वैसंधि काल, प्यूबर्टी स्टेज। ये जो स्टेज है ना बेटा, प्यूबर्टी जो टाइम होता है ये इतने कम पीरियड का होता है कि प्रॉपर हमें इसे स्टेजेस में काउंट नहीं करते डेवलपमेंट के, क्योंकि हमने पढ़ा था बेटा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और उसके बाद हम सीधा किशोर अवस्था पर आ गए थे। लेकिन कहीं भी हमने प्यूबर्टी स्टेज का डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि ये कोई स्टेज नहीं है ना। हाँ, ये एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड का एक टाइम होता है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, यहां से पर्सन बन जाता है, तो इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्यूबर्टी स्टेज, वैसंधि काल। बेटा वैसंधि काल के बारे में हम बात करें तो हम कहेंगे सर वैसंधि काल बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के मध्य का बहुत ही कम समय का एक काल होता है। इस अवस्था में बॉयज में कोई स्पष्ट पहचान नहीं होती, इस अवस्था की बॉयज में कोई स्पष्ट पहचान नहीं होती है, लेकिन गर्ल्स में मासिक धर्म का आना इसकी पहचान है। गर्ल्स में पीरियड्स का आना इसकी पहचान है। अब अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी की बात करें तो बेटा बॉयज के अंदर जो इसका टाइम पीरियड माना गया है वो बेटा 12 से 14 वर्ष माना गया है, लेकिन जो गर्ल्स है उसमें इसका टाइम पीरियड 10 से 12 वर्ष माना गया है। लेकिन स्पष्ट पहचान बॉयज में इस स्टेज की कोई नहीं होती है, लेकिन गर्ल्स की पहचान है कि उनके अंदर बेटा मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं इस अवस्था की कुछ विशेषताओं की, वैसंधि काल की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। वैसंधि काल, प्यूबर्टी स्टेज की विशेषताएं। अब देखो बेटा जो गर्ल्स होती है ना, गर्ल्स, इनमें क्या होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन की भावना रहती है। दूसरी बात, सक्रिय खेलों में भाग नहीं लेती है, सक्रिय खेलों में भाग न लेना, सक्रिय खेलों में भाग न लेना। जितने भी एक्टिव्स गेम है, भाग दौड़ की हम बात करें तो ऐसे किसी भी स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करने से बचती है। इसके बाद बेटा शैक्षणिक उपलब्धि में गिरावट होने लगती है, शैक्षणिक उपलब्धि में गिरावट होने लगती है। क्यों? क्योंकि बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है, तो यहां पर देखने को मिलता है।
ठीक है, तो शैक्षणिक उपलब्धि में गिरावट होने लगती है। इसके अलावा बेटा माता पिता के प्रति प्रतिरोध की भावना भी हो जाती है। माता पिता के प्रति प्रतिरोध की भावना, तो ये बड़ी सरल सी इनकी विशेषताएं हैं बेटा, आपको याद रखनी है कि इरिटेटिंग नेचर हो जाता है, एक्टिव गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करती है गर्ल्स, इसके अलावा उनका शैक्षणिक स्तर थोड़ा गिरने लगता है और बच्चे के अंदर माता पिता या अधिकारियों के प्रति प्रतिरोध की भावना पैदा हो जाती है। लेकिन जो ये काल है ना, ये गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए मानव जीवन का सबसे नकारात्मक काल होता है। मानव जीवन का सबसे नकारात्मक काल कौन सा? वैसंधि काल यानी प्यूबर्टी स्टेज। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडोलसेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था टाइम पीरियड है 12 से 18 वर्ष। बेटा किशोरावस्था की जब बात आती है तो इस अवस्था के बारे में एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल, इन्होंने एक बात कही है, एक स्टेटमेंट दी है और ये आपको याद भी रखनी है। क्या स्टेटमेंट दी है इन्होंने? इन्होंने कहा है किशोरावस्था आंधी व तूफान की अवस्था है। आंधी व तूफान की अवस्था, इसको आपने याद भी रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार किशोर अवस्था आंधी व तूफान की अवस्था है, तो याद रखेंगे कौन? स्टैनले हॉल। और इसको आंधी और तूफान की अवस्था इसलिए भी कहा गया है बेटा, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, रियल है, आपने देखा होगा जो बच्चा होता है ना उसके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, और जिस बच्चे के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होगा पता नहीं बेटा वो किस बात पर क्या कर दे। क्योंकि जब आप अपने आप को एक तरीके से पेशेंस से आप नहीं रख पाते हो, जिस बच्चे का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है वो किसी भी बात पर कुछ भी कर सकता है, यानी छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ी घटना बन सकती है। तो इसकी हम कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे बेटा, यही पॉइंट हम बात करते हैं, संवेगों में अस्थिरता, यानी संवेगों में कोई बैलेंस नहीं होता है, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता है। तो यहां पर हम कहेंगे सर सबसे पहले तो इनबैलेंस रहता है इमोशंस। दूसरी बात करते हैं बेटा वीर पूजा की भावना। वीर पूजा की भावना, हीरो वर्शिप, यानी बच्चा अपने आप को सबसे अलग दिखाने का प्रयास करता है, उसका पहनावा भी सबसे अलग होता है और वो यही सोचता है कि भाई मैं ही सबसे स्मार्ट लगूं, मैं ही सबसे अच्छा लगूं। किसी भी हीरो को देख लेगा और उसको देखकर बिल्कुल उसी की तरह बनने का प्रयास करेगा। अगर कोई मूवी देख ली जिसमें हिंसा ज्यादा है तो बेटा उससे इंस्पायर होकर हो सकता है वो हिंसा भी करने लग जाए, है ना। या उसने किसी हीरो को देख लिया तो उसके लिए वो रोल मॉडल हो जाएगा, उसी को फॉलो करने लगता है। इसके बाद बात करते हैं अपराध की प्रवृत्ति की भावना। अपराध की प्रवृत्ति की अवस्था, भाई यही वो स्टेज है जहां पर बच्चा अपराध की ओर ज्यादा संभावना रहती है कि अपराध के रास्ते पर बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे में इतनी समझ शक्ति नहीं होती कि बेटा उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। यदि उसको कोई बैड कंपनी मिल गई, यार दोस्तों की यदि संगति बुरी मिल गई तो हो सकता है वो उनके जैसा ही व्यवहार करे। यानी किसी का साथी अगर ऐसा बन जाए जो ड्रिंक करता है या स्मोक करता है या लड़ाई झगड़ा करता है तो उस कंपनी के साथ रहकर वो भी वैसा ही करने लगता है और अपने आप को बहुत ही अच्छा समझने लगता है कि लड़ाई करना मेरे लिए बहुत अच्छा है ना। तो अपराध करने की यहाँ पर क्या होती है, चांसेस ज्यादा रहते हैं। बेटा इसी अवस्था को कहते हैं वित्तीय संकट की अवस्था। वित्तीय संकट की अवस्था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टेज यही है। अब देखो क्यों है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, क्यों कहते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ ज्यादा फेस करता है? क्या बच्चे के पेरेंट्स उसको खर्चा नहीं देते? क्या पॉकेट मनी नहीं देते? देते हैं, है ना। लेकिन बच्चा क्या है बेटा 12 से 18 साल का है, 12 से
18 साल का, तो इसको खर्चा भी 12 से 18 साल के हिसाब से ही मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में इसके खर्चे बेटा 12 से 18 साल के नहीं होते, यानी जो इसके पापा के खर्चे हैं उससे भी ज्यादा खर्चे इसके हो जाते हैं। और खर्चे होने का कारण भाई अपराध की प्रवृत्ति यहाँ क्या है, संभावना है कि बढ़ जाए, यानी बच्चा स्मोक भी करने लग रहा है। अब बच्चा ये थोड़ी ना कहेगा अपने पेरेंट्स से कि मैं सिगरेट पीता हूँ, मुझे सिगरेट के पैसे अलग से दीजिए, या कोई और पार्टी में शामिल होता है, ड्रिंक वगैरह करता है, तो ये सब बातें तो माँ बाप से वो छुपाएगा, इन सब चीजों को तो बच्चा बताता नहीं है। और बच्चे को खर्चा बच्चे के हिसाब से मिलता है, लेकिन खर्चे उसके पापा से भी ज्यादा होते हैं। तो फाइनली क्या होगा, उसे वित्तीय संकट फेस करना पड़ता है। बेटा इसी अवस्था को हम कहते हैं धार्मिक प्रवृत्ति की अवस्था। धार्मिक प्रवृत्ति की अवस्था, इस स्टेज पर जाकर बच्चा धार्मिक प्रवृत्ति में ज्यादा चल जाता है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे भगवान की पूजा वगैरह करते हैं, गर्ल्स है पीपल में पानी वानी डालने लगती है, हमारी संस्कृति है ना, तो इन सब चीजों को बच्चा ज्यादा फॉलो करता है। और ये बड़ी सामान्य बात है बेटा कि यहाँ पर बच्चे का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। विपरीत लिंग में आकर्षण, यानी लड़की है तो लड़के के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होती है, और लड़का है तो लड़की के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो ये बड़ी सामान्य बात है। इसके अलावा फिजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कि भाई लड़का है तो उसके पिच में थोड़ा भारीपन आ जाता है कंपैरिजन में गर्ल्स के। गर्ल्स की जो पिच होती है थोड़ी पतली होती है, लड़कों की मूछ दाढ़ी आने लग जाती है। तो ये सब फिजिकल चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप ये सारी बातें बेटा थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, कवर कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने हैं, और ये कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इजीली आप क्रैक कर जाओगे। मिलते हैं इसके बाद अगली क्लास में। थैंक यू, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।